मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासनकाल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। खिलजियों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के बारे में कुछ मतभेद हैं, लेकिन यदि हम इन मतभेदों में यदि कोई निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि खिलजी मूलतः तुर्क थे। वे 10वीं शताब्दी में पूर्वी तुर्किस्तान से आकर अफ़गानिस्तान के खल्ज प्रदेश में बस गए थे। इस प्रकार वे खिलजी कहलाए। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने तथाकथित गुलाम वंश का अंत करके दिल्ली में एक नए वंश की नींव डाली, जो सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण वंश था। और इस वंश ने अपने छोटे से काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बहुत ही विस्तारित रूप दे दिया। अनेक नवीन योजनाएं हैं वो लागू की। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के लिए खिलजी वंश का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर के.एस. लाल है, वो खिलजियों का सत्ता में जो आना है और इस दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनको खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। उनका ये मानना है कि इस समय में न केवल दिल्ली में एक नवीन वंश का उदय हुआ, बल्कि इस वंश ने निरंतर विजयों, कूटनीति में असाधारण प्रयोगों और अतुलनीय साहित्यिक क्रियाकलापों के एक ऐसे युग का जन्म दे दिया जो अपने समय का एक अभूतपूर्व कार्य माना जाता है। इसलिए वे इसे खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। क्रांति, अब यहाँ पर आता है वर्ड क्रांति। तो क्रांति का जो अभिप्राय है वे व्यापक परिवर्तनों को लिए हुए है। क्रांति कोई छोटे मोटे परिवर्तन के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्रांति शब्द का प्रयोग है किसी भी क्षेत्र में यदि व्यापक तौर पे बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है, नए प्रयोग हुए हैं, तब उस क्षेत्र को, उस समय को क्रांति कहा जा सकता है। तो खिलजी काल के दौरान भी हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सीमाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू हो जाती है और अन्य प्रयोग होते हैं। तो इसलिए इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल है वो खिलजी वंश के समय को खिलजी क्रांति कहते हैं, इनके सत्ता में आने को। अब ये जो खिलजी क्रांति है उसका कहने का सबसे बड़ा आधार यह भी है कि सत्ता में खिलजियों से पहले यह धारणा प्रचलित थी कि ये जो सत्ता है इसके ऊपर विशेषाधिकार वर्ग का ही आधिपत्य है। खिलजी मूलतः कोई शाही परिवार से नहीं थे, वे मुसलमानों में सर्वहारा वर्ग के ही थे। और जब वे सत्ता में आ गए तो यह धारणा भी समाप्त हो गई कि सत्ता के ऊपर केवल विशेषाधिकार वर्ग का ही आधिपत्य है। तो इस प्रकार खिलजियों ने सत्ता के ऊपर सर्वसाधारण का आधिपत्य स्थापित करके एक नई दिशा है वो देने प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार खिलजियों के समय में धर्म के क्षेत्र में कुछ प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। खिलजी जो शासक थे वो राजनीति और धर्म के घालमेल को एक नहीं करना चाहते थे। वे राजनीति को धर्म के ऊपर रखना चाहते थे। तो इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग है वो माना जाता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो शासक बन जाता है और 1290 से 1296 के मध्य में वो अपना शासन करता है। उसके शासनकाल में कुछ ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ। छोटे मोटे जैसे कार्य हैं, मलिक सज्जू का विद्रोह होता है, सिद्दी मौला का विद्रोह होता है, वो रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करता है लेकिन अधिकार नहीं कर पाता है। उस समय जो मंगोल थे उन्होंने आक्रमण किया था। ये एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है ये मंगोलों वाला, कि
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मंगोलों के एक दल ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनका सामना किया और उस समय मंगोलों का दल का एक जो वर्ग है उलूग खां के नेतृत्व में वो भारत में ही ठहर गया था और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये जो भारत में मंगोल ठहरे थे और इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, यही मंगोल नव मुसलमान के नाम से बाद में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है 1296 में अपने भतीजे और दामाद के द्वारा मारा जाता है और फिर अलाउद्दीन खिलजी है ये शासक बन जाता है। 1296 से 1316 का समय है, वो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल माना जाता है। इस काल के दौरान उसकी जो उपलब्धियां हैं वो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सल्तनत के लिए उसने बहुत ही कार्य किया, विस्तारित रूप देने के लिए, साम्राज्यवादी रूप देने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी है जब शासक बना था तो इसके समय में हम देखते हैं कि कुछ जो प्रारंभ के समय में कुछ एक के बाद एक विद्रोह हुए थे। जैसे पहला विद्रोह 1299 में नव मुसलमानों ने किया था। दूसरा विद्रोह जब वह रणथंभौर के घेरे में व्यस्त था उस समय अक्कत खां ने किया था। तीसरा विद्रोह रणथंभौर के घेरे के समय में ही मलिक उमर और मंगू खां ने किया था। चौथा विद्रोह है वो भी रणथंभौर घेरे के समय में ही हाजी मौला ने किया था। तो ये एक के बाद एक विद्रोह हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहों के कारणों को जानने का प्रयास किया, क्योंकि कोई भी विद्रोह होता है या कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बौद्ध धर्म एक सिद्धांत भी है प्रतीत समुत्पाद, अर्थात कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारण अवश्य होता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी है उसने भी यह जानना तय किया कि इन विद्रोहों के पीछे कारण क्या थे। तो उसने जब इन विद्रोहों के कारणों को जाना तो इसमें 4 प्रमुख कारण निकले उसके सामने। पहला कारण तो ये था कि सुल्तान को जनता और अपने पदाधिकारियों के भले और बुरे कार्यों के बारे में जानकारी ही नहीं होती थी। दूसरा कारण उसने ये जाना कि मद्यपान का जो रिवाज है और इसमें जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं उसमें ये जो अमीर हैं ये आपस में षड्यंत्र और विद्रोहों के केंद्र बन जाते हैं। तीसरा कारण उसने ये जाना कि सामाजिक मेल मिलाप और परस्पर जो विवाह संबंध हैं उससे भी ये जो वर्ग हैं ये आपस में संगठित हो जाते हैं और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के पास अत्यधिक धन होना भी अलाउद्दीन खिलजी ने जाना कि यह भी विद्रोह का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यदि धन ही नहीं होगा तो वह रोजी रोटी की चिंता में रहेगा और यदि अत्यधिक धन हो जाएगा तो वह षड्यंत्र और विद्रोह का केंद्र बन जाएगा। तो इस प्रकार विद्रोह के कारणों को जानने के बाद में अलाउद्दीन ने कुछ आदेश जारी किए ताकि ये विद्रोह हैं ये आगे नहीं हो सकें। तो इन आदेशों के अंतर्गत उसने मिल्क इनाम वक्फ के रूप में जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उन्हें जब्त करना प्रारंभ कर दिया। गुप्तचर विभाग को उसने संगठित कर दिया। अमीरों के घरों, दफ्तरों, नगरों में गुप्तचर नियुक्त कर दिए जो नियमित रूप से उनके कार्यकलापों के बारे में सुल्तान को रिपोर्ट भेजते रहते थे। इन गुप्तचरों के भय से अमीर बुरी तरह आतंकित हो गए और वे हर ऐसे कार्यों को करने से डरने लगे जिससे सुल्तान को उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह हो। इसी प्रकार सुल्तान ने राजधानी में शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों के परस्पर मिलने जुलने और विवाह संबंधों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जिससे अमीरों के सामाजिक मेल मिलापों और गोष्ठियों का अंत हो जाए। और यदि कोई विवाह संबंध अमीरों के मध्य में होते हैं तो एक तरह से वो सुल्तान की जानकारी के बिना अब आगे से नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, इन आदेशों लागू होने के बाद विद्रोह की संभावना लगभग समाप्त हो गई और राज्य के उच्च अमीर पदाधिकारी जनता बुरी तरह से आतंकित हो गई और भविष्य में किसी ने भी विद्रोह करने का साहस है वो नहीं किया। इस प्रकार से इन विद्रोहों का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रणनीति के तहत या कूटनीति के तहत या अपनी योजना के तहत निकाल लिया।
इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करें। अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत था वो बलबन के राजत्व सिद्धांत से मिलता जुलता है। वास्तव में उसने बहुत हद तक बलबन के ही राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया था। बलबन की तरह वह भी सुल्तान की निरंकुश शक्तियों में विश्वास करता था। वह अपने कार्यों के लिए सुल्तान को केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी समझता था तथा पृथ्वी पर ईश्वर का नायब होने का दावा करता था। वह सुल्तान को एक असीमित रूप से स्वेच्छाचारी शासक समझता था जो किसी भी कानून से बंधा हुआ नहीं था, किसी भी भौतिक प्रतिबंध के अधीन नहीं था और अपने अलावा किसी का भी मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करता था। अलाउद्दीन इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं था कि पुराने अमीर फिर राज्य में शक्तिशाली हो जाएं और उसकी नीति को प्रभावित करें। वह पूर्ण रूप से उनको अपना सेवक बनाकर रखना चाहता था। इसलिए उसने उनको इतना आतंकित किया कि किसी अमीर में इतना भी साहस न रहा कि वह उसे किसी प्रकार की सलाह दे सकता। अलाउद्दीन का यह भी मानना था धर्म का राजनीति में कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसने उलेमाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की कभी इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि उलेमाओं की अपेक्षा मैं अधिक अच्छी तरह जानता हूँ राज्य की अच्छाई के लिए क्या आवश्यक है और क्या उचित है। उसने अपनी नीति की व्याख्या करते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है, किंतु मैं राज्य की अच्छाई के लिए भलाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने इल्तुतमिश की भांति खलीफा से मान्यता प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की। फिर भी अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की भांति वह सदैव अपने आप को खलीफा का नायब मानता रहा और उसने यमीनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। अर्थात यदि हम अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत को देखें तो वही बलबन जैसा स्वामी सेवक के संबंधों पर आधारित राजत्व सिद्धांत था। लेकिन बलबन के राजत्व सिद्धांत और अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत में यहाँ पर धर्म का कुछ अंतर दिखाई देता है कि अलाउद्दीन है वो धर्म और राजनीति को पृथक समझता था और धर्म पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक समझता था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ में अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह जब शासक बना था तो उस समय वह विश्व विजय करने की और नया धर्म स्थापित करने की योजनाएं सोचने लगा था। यानी दो सपने उसने लेने प्रारंभ कर दिए थे, अर्थात संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य स्थापित करूं और एक नया धर्म स्थापित करूं। किंतु दिल्ली का उस समय कोतवाल था अलाउल मुल्क, जो अलाउद्दीन का घनिष्ठ मित्र था। उसने अलाउद्दीन को समझाया कि महाराज या सुल्तान, धर्म स्थापित करना पैगंबरों का काम होता है, राजा का कार्य राज करना है, न कि धर्म की स्थापना। जहाँ तक विश्व विजय का संबंध है तो अलाउल मुल्क ने इस संदर्भ में भी सुल्तान को समझाया कि उसका कार्य क्षेत्र भारत देश है, उसे पहले मंगोलों के आक्रमणों की रोकथाम करनी चाहिए और उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्यों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। जब यह कार्य पूरा हो जाए तब सुल्तान चाहे तो देश के बाहर सीमा विस्तार की योजना हाथ में ले सकता है और अपनी सेनाएं बाहर भेज सकता है। अलाउद्दीन ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने की उसने योजना बनाई। उसकी विजयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत के प्रति उसने विलीनीकरण की नीति अपनाई और दक्षिण भारत के प्रति उसने केवल आधिपत्य स्थापित करना, वहाँ के राजाओं को पराजित करना और उन राजाओं से अधिक धन वसूल करना था। उन राजाओं के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन ने मिलाने का प्रयास है वो नहीं किया।